हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे आप सभी लोग। शानदार। तो आज हम लोगों का लेक्चर है जिसका नाम है शरीर, द्रव्य तथा परिसंचरण तंत्र का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग फाइनल शेप देने वाले हैं किसको? ब्लड को। याद रखो, मैंने आपसे बताया था कि हम लोगों को थोड़ा सा ब्लड हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं। सारी चीजें ब्लड की यहीं पे खत्म कर रहे हैं, केवल एक चीज छोड़कर, किसको? ब्लड ग्रुपिंग को, क्योंकि वो जेनेटिक्स का पार्ट है, जेनेटिक्स के टीचर पढ़ाते हैं। फिर भी अगर आप मान लो कहीं कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा बहुत पार्ट में बता के जाऊंगा आपको, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आप सभी लोगों से एक बात बहुत क्लियर कह देना चाह रहा हूं कि आज भाई लोग हम लोग ब्लड में रक्त परिसंचरण तंत्र की बिल्कुल बैंड बजाने वाले हैं। यानी अब अपना लेक्चर कहां जा रहा है? क्या आप सबको दिख रहा है? यानी अब मैं जो लेक्चर आपको देने जा रहा हूं, यानी नेक्स्ट 3 लेक्चर जो इसके बाद होंगे, यानी अब आप शायद संडे को या मंडे को जो भी आपका लेक्चर जाएगा, उसमें आपके यहां पे एक प्यारा सा पॉइंट जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको बार बार इस बात को कि वहां तक हम लोगों का ये शरीर द्रव्य जाएगा। यानी कि हम लोग शायद मंडे को एक लेक्चर करेंगे, तो एक छोटा सा लेक्चर ये बाउंस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, सिर्फ एक रीजन है और कोई रीजन नहीं, कि हमने थोड़ा सा ज्यादा इलॉबरेट करके पढ़ाया थोड़ा सा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खूब मजा आ रहा है पढ़ने में हम लोग को ब्लड को, और आज ब्लड बिल्कुल अपने अंतिम समाप्ति पर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेक्चर आपको पता है, काफी दिन से मतलब चौथा लेक्चर है ये, तो नाम पता। लेकिन आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? ल्यूकोसाइड का फाइनल शॉट, जो अभी मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर फिनिश हो जाएगा। रक्त का थक्का जमना, यानी ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, आरएच फैक्टर और रक्त समूह के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या होगा? ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है पूरी तरीके से क्या होगा? खत्म होगा। यहां तक आप यहां पे, और थोड़ा सा क्या देखेंगे आप यहां पे? लसिका, है ना, क्या होते हैं लिम्फ, ये सारी बातें। तो छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल इतना सा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा। आइए उड़ाते हैं आराम से। तो क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुपर फॉर्म में हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत शानदार तरीके से हम लोग फोड़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ल्यूकोसाइट्स, और ल्यूकोसाइट्स के बारे में काफी बातें हम लोग देख चुके हैं। यानी याद करो तो हमने बताया था आप लोगों को कि इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बोलो मेरे साथ साथ। ग्रेनुलोसाइट को बोलेंगे कि एक ग्रेनुलोसाइट को बोलेंगे? ग्रेनुलोसाइट को बोलेंगे। कल से मैं ब्लड का रिवीजन भी कराऊंगा, ब्लड रिवीजन 5 मिनट, और उसके बाद आप यहाँ पे हार्ट, ब्लड रिवीजन हार्ट, ब्लड रिवीजन हार्ट, इस तरीके से चलेगा लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या होने वाला है? ल्यूकोसाइट का जनरल ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको पता है, यहाँ पे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, बेसोफिल्स और सारी संरचनाएं हैं। तो वो पूछता है आपसे कि जो ल्यूकोसाइट हैं उनका एवरेज वॉल्यूम क्या होता है? तो आपको लिखना है काउंट, यानी संख्या। इसके बारे में बात हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अब बिल्कुल इसको कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि एक लेवल पे ले जाओ और बातें सेट कर दो। कितना? 9000, यानी 6 से लेके, देखो ध्यान से, 6000 से लेके 9000, है ना, पर mm3। ये पहला डेटा आपके सामने आ रहा है। तो संख्या अगर काउंट देखोगे तो इस तरीके से बोला जाएगा। एवरेज कई बार आप यहां पे 6000 से लेके 10,000 के बीच में भी काउंट होता है। ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा, मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हमने कहा कि काउंट लगातार इंक्रीज कर रहा है, मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में, किसकी संख्या में? डब्ल्यूबीसी की संख्या, बहुत ध्यान से सुनो, क्या? डब्ल्यूबीसी की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है। लगातार क्या हो रही है मेरे बच्चे? लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बहुत इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसके कारण होगा? इसे सुनो, ये किसके कारण होगा? यानी या तो आपको हुआ है बैक्टीरियल इंफेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण, या तो आपको हुआ बैक्टीरियल संक्रमण, या तो फिर आपको हुआ है अरे मैं हिंदी में क्यों इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूं भाई? हाँ ये देखो, या तो फिर आपको हुआ है ल्यूकोसाइटोसिस,
कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, ल्यूकोसाइटोसिस, ये पॉइंट आपके यहां पे आ रहा है। तो ये हुआ बैक्टीरियल संक्रमण और ल्यूकोसाइटोसिस। दो तीन बातें बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ल्यूकोसाइटोसिस और बैक्टीरियल संक्रमण है तो इसी को, इधर देखो ध्यान से, इसी को हम लोग बोलते हैं, जल्दी बोलो क्या मेरे बच्चों, ध्यान से बोलो, इधर देखो, कहते हैं, कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, कैंसर यानी कि अगर देखोगे इस तरीके से तो ये ब्लड के, तो अगला पॉइंट अगर हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं, अगर आपने कहा नहीं सर, अगर आप हमारे यहां पे डब्ल्यूबीसी की संख्या में लगातार गिरावट देखी जाए तो आप क्या कहोगे? हमने कहा बहुत ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हो, इसे बहुत क्लियर रखना पॉइंट को, वरना दिक्कत होगी आप सभी लोगों को। मैंने कहा कि अगर आप सभी लोग कह रहे हो कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कहते काउंट डिक्रीज होने का क्या रीजन है? अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या लगातार लगातार घट रही है, क्या हो रही है आपके यहां पे? घट रही है, तो इसका रीजन, इसका कारक कौन होगा आपके यहां पे? कहते हैं इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोलो, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ध्यान सुनो, क्या? ल्यूको, बोलो मेरे साथ साथ, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब यह हुआ कि आपके यहां पे डब्ल्यूबीसी का काउंट, पीनिया का मतलब डिक्रीज होना, साइटोसिस का मतलब हुआ आपके यहां पे क्या? इंक्रीज होना। तो जब कभी कोई तुम्हारे सामने क्वेश्चन लेके आए और बोले आपसे कि ल्यूकोसाइटोपिनिया का केस है, तो तुम समझ जाना कि इनका डब्ल्यूबीसी लगातार घट रहा है। अगर कोई बोले ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आपके यहां पे किसी बैरियर, कहा गया कि आपके बॉडी के अंदर 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में डब्ल्यूबीसी की संख्या होना चाहिए, और संख्या पहुंच गई 1,00,000, तो ये एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यानी इनकी ग्रोथ पे आपके शरीर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब कोई ग्रोथ आपके शरीर के कंट्रोल से बाहर निकल गई है तो इस प्रकार की ग्रोथ को कैंसर कहा जाता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट बोलिए, यस या नो। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, ठीक है? तो ल्यूकोसाइटोपिनिया, अच्छा ल्यूकोसाइटोपिनिया का रीजन भी है। अगर आपके यहां पे फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो, या तो आपके यहां पे क्या हो, क्यों होता है, बोलते हैं क्यों होता है, क्यों होता है? या तो आपके यहां पे क्या है, फॉलिक एसिड, इधर देखेगा, फॉलिक फॉलिक अम्ल की कमी है, या तो फॉलिक अम्ल की कमी है, बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, या तो फॉलिक एसिड की कमी है, या क्या है आपके यहां पे, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, या आप एड्स के मरीज हैं, या आप क्या है, एड्स के मरीज हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो डब्ल्यूबीसी है वो लगातार आपके यहां पे घट रही है। इसको आपके यहां पे, इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपिनिया, ऐसे में या तो आपके शरीर के अंदर फॉलिक एसिड की कमी है, या आप एड्स के मरीज हैं। दोनों कंडीशन में साइटोसिस जो होगी, जो डब्ल्यूबीसी का नंबर होगा, वो लगातार डिक्रीज होता जाएगा। आप में से किसी को कोई दिक्कत हो तो लगातार लगातार आप बताते रहो, है ना? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अगला देखते हैं। लाइफ स्पैन, जीवन काल, ध्यान से देखिएगा। अगला जो टॉपिक है उसको मैं कह रहा हूं कि भैया जीवन काल। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट देने जा रहा हूं आपके यहां पे जीवन काल पर, ध्यान से सुनना। जीवन
काल, यानी कि आपकी लाइफ स्पैन कितनी होगी अगर आप डब्ल्यूबीसी हैं। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन पता है, चलो बताओ जल्दी से। मनुष्य में लाइफ स्पैन कितनी होगी? 120 दिन। वाह बहुत अच्छे मेरे बच्चे। चलो बताओ मेढक में कितनी होगी? 100 दिन। बताओ रैबिट में कितनी होगी? 80 दिन। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि जीवन काल किसका कितना होगा डब्ल्यूबीसी का, तो आप बोलोगे सर किसके बारे में पूछ रहे हो? ग्रेन्युलोसाइट के बारे में पूछ रहे हो कि एक ग्रेन्युलोसाइट के बारे में पूछ रहे हो? ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि चलो ऐसे ही देख लेते हैं ना, ग्रेन्युलर को देखते हैं। ग्रेन्युलर को देखते हैं, ध्यान से देखें। ग्रेन्यूल। तो अगर हम ग्रेन्यूल्स को देखते हैं, बहुत ध्यान सुनो, और फिर यार ये ग्रेनुलर नहीं बोलते, अब रुक जाओ, या तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा या तो हिंदी में लिखूंगा। GRANULAR, ग्रेन्युलर। ए ग्रेन्युलर। अब बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ग्रेन्युलर जो है उनकी लाइफ स्पैन होगी मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से दिखेगा, 4 से 8 घंटे की कोई लाइफ स्पैन नहीं होती। इसको बोलते हैं कुछ देर के लिए दिखना। किसके अंदर? ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। किसके अंदर? रक्त के अंदर। और बोलो 4 से 5 दिन कहां? उत्तक या शरीर में। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यह है ग्रेन्युलर। उसके बाद पॉइंट किसका आता है आपके यहां पे? एक ग्रेन्युलर का। तो मोनोसाइट जो होते हैं, कौन 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 कौन? मोनोसाइट। मोनो CYTES, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट की लाइफ स्पैन होती है 10 से लेकर कितने घंटे? 20 घंटे। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपके पास है LYMPHOCYTES, लिम्फोसाइट्स, जिसके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। क्या? देखो ध्यान से, लिखने में ही लगेगा सर कहना क्या चाहते हो। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। कुछ दिन ऑब्लिक कुछ हफ्ते ऑब्लिक कुछ महीने। कई महीने। अरे ये तो गाना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो गिन 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 के, है ना? उसी में कि दिन बले हफ्ते, हफ्ते बने महीने, महीने बन गए साल। याद आया वाला गाना? वही वही है। लाइफ स्पैन कितनी है? दिन बने हफ्ते, हफ्ते बने महीने, महीने बन गए साल। फिर भी नहीं आया मेरा, रो रो के है बुरा हाल। तो कितना दिन तक लाइफ स्पैन आपकी होगी आपके यहाँ पे? बताइए जल्दी जल्दी। पता नहीं तुम लोग सुनना ये गाना, वो 13 करो गिन 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 के। तो उसी में एक लाइन बड़ी प्यारी सी कि दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, महीने बदल गए साल, मेरा हो गया रो रो के बुरा हाल। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि हे ल्यूकोसाइटोसिस, तुम्हारी लाइफ स्पैन कितना? तो ये वही गाना वहीं से शुरू कर देता है, दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, महीने बन गए साल, और अभी भी मैं मरा नहीं, देखो मेरा क्या है हाल। उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। यानी लाइफ स्पैन कितनी है आपके यहाँ पे? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ साल। महीना कई महीना नहीं रे, कई साल। ये चैप्टर में बहुत गाने खुबाने वाले भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास होके पढ़ना इसको। तो अब हुआ आपके यहां पे सबसे सुपर शानदार का ये रहा। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? धन्यवाद आप सभी को। तो अगला पॉइंट जो आपके यहां पे आया वो है जीवन काल के बाद कहते हैं साइज क्या होगा। हमने का मैटर्स, भैया साइज बहुत जरूरी है जानना किसी भी चीज की। ल्यूकोसाइट्स यहां पर हैं, तो
थोड़ा सा पीछे लिया जाए और एक पेज और ऐड किया जाता है। बोले भैया साइज, क्या बोला है? साइज। तो बोलो साइज क्या होगा, बताइए। भाई देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, बहुत ध्यान सुनना, गलत यूपी सीपीएमटी की तैयारी की थी, और उस समय इतना ज्यादा आता था कोर्स, इतना ज्यादा आता था कि क्या पता। और जो टीचर होते थे वो भाई साहब बिल्कुल मतलब, मेरे टीचर पता नहीं कैसे थे, कोचिंग वाले अच्छे नहीं थे, कॉलेज वाले बहुत अच्छे थे यार, ऐसा लगता था भगवान भगवान टाइप के हैं सच में। तो सुनो ध्यान से, जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। कोचिंग वाले भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे थे, दो चार तो मतलब जिसने केमिस्ट्री मुझे सिखाई वो बहुत एक्सीलेंट टीचर था, मतलब हैं, वो हैं अभी, ऐसा नहीं है। और फिर नहीं, बाकी बाद में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता था, इसलिए मैं टीचर से आगे ही चलता था। तो सुनो तो यार, मजेदार बात जो है वो सुनो। तो मेरे को एक टीचर ने बताया कि अमित याद रखना, मतलब मुझे नहीं स्पेशली, पूरी क्लास में बोला, बेटा जब भी अमीबा, अमीबोसाइट या अमीबा के आसपास कोई साइज पूछा जाए ना, हमने कहा हाँ, तो 40, 15 से लेके 30 म्यू लिख देना, ऑप्शन में देखना। क्योंकि ऑप्शन ऐसे होता है, ऑप्शन इतना क्लोज नहीं होता, अगर क्लोज आएगा तब तो तुम चले जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कोई रोक नहीं। 20, 40, 60, 80 कितने म्यू होता है? तो जब कभी अमीबे, अमीबा या अमीबोसाइट की बात आएगी बेटा, तो याद रखना कि 15 से लेके 30 म्यू के बीच में इनका साइज होता है, सभी अमीबा का। अब चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, चाहे वो अमीबिक पैरासाइट हो, चाहे वो अमीबोसाइट हो, चाहे वो ल्यूकोसाइट जो अमीबा जैसे होते हैं, किसी के बारे में कोई, चाहे वो फैगोसाइट्स हो, चाहे वो अमीबिक सेल हो, चाहे वो टोटिपोटेंट सेल हो, चाहे वो आर्कियोसाइट हो, किसी के बारे में कोई बात बोले, आप ऐसे रख के फीता नाप देना, बोला 15 से लेके 30 म्यू के बीच में, जब तक वो ई कोलाई के बारे में ना बोले, क्योंकि ई कोलाई की साइज कितनी होती है? 40 म्यू। हमने कहा ओके, तो चलो ये भी अमीबोसाइट है, तो कितना लिखें? साइज किसका? ल्यूकोसाइट का साइज होगा मेरे, ल्यूको ल्यूकोसाइट का, मेरे ल्यूकोसाइट का साइज होगा, कितना होगा मेरे बच्चों? 12 से लेके 20, क्या, म्यू। बोलो समझ में आगे बात की नहीं आई? चलो एक अगला पॉइंट लेते हैं, सभी बच्चे बिल्कुल बेतहासा बिल्कुल उस पॉइंट की तरफ। सिप 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 सिप, ये फिक्स नहीं होता, सिप फिक्स नहीं रहता। और अगर फिक्स नहीं रहता तो बोलो ना कैसे हैं आप यहाँ पे? अमीबा, बोलो, अमीबा रूपी। कैसे मेरे बच्चे बोलो? अमीबा रूपी या अमीबॉयड, यानी शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता, और ये है अमीबा रूपी यानी कि अमीबॉयड। ठीक है, और ये अमीबीय गतियां भी करते हैं, अमीबीय गति, गतियां भी करते हैं। यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है ना? नहीं ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम और भी पॉइंट लेके आने वाले हैं, और ढेर सारे पॉइंट। क्या भैया? फॉर्मेशन, निर्माण, निर्माण, साइज और शेप के बाद हो गया निर्माण। तो मेरे बच्चों बताओ, इनका निर्माण कहां पे होता है? ये कहां पर बनते हैं? कहां बनेंगे बताओ सभी के सभी, जल्दी बोलो, कहां पे बनने वाले हैं? तो आपने कहा कि सर अलग अलग होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे तो मतलब कुल मिला के ये बोल दूं मैं, ल्यूकोपोएसिस कहां पाया जाएगा, है ना? बोलो क्या कहते हैं? कहते हैं ल्यूको ल्यूकोपोएसिस, पोएसिस कहां पाई जाती है? कहां पाई जाती
है। बोलो किसको दिक्कत हो रही है यहां पे? ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस यानी पोना। मम्मी रोटी पो दो, तो पोने का मतलब हुआ निर्माण, बना दो, निर्माण कर दो। तो ल्यूकोपोएसिस, तो ल्यूकोपोएसिस कहां पाई जाएगी? बोलो मेरे साथ साथ सभी लोग। रेड बोन मैरो के अंदर, क्या? लाल अस्थि मज्जा के अंदर, है ना? लाल, हे लाल, लाल अस्थि मज्जा के अंदर लाल अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर क्या पाया जाएगा? बताओ मेरे साथ साथ। पाया जाएगा ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। बोलो मेरे साथ साथ। यानी भैया रेड बोन मैरो के अंदर, सर 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 सर, हाँ बेटा 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 बेटा, रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी के साथ साथ सभी ग्रेनुलोसाइट यानी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट के साथ साथ इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और कौन आपके यहाँ पे? इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ आपके यहाँ पे कौन? मोनोसाइट भी बनती हैं। तो लिम्फोसाइट कहां बनेगी? यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे कि तुम बताना चाह रहे हो, ये बताओ। नहीं सर मैं पूछ रहा हूं, बोलो लिम्फोसाइट कहां बनेगी? LYMPHO, लिम्फो, CYTES, लिम्फोसाइट्स कहां बनेगी? लिम्फोसाइट नाम बोलो, नाम बोलो, सुनाई दे रहा है? लिम्फोसाइट कहां बनेगी? बनेगी कहां लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट कहां बनेगी? बनेगी लिम्फोसाइट कहां? कर देना छोटी बात। लिम्फोसाइट लिम्फ ऑर्गन में बनेगी। ओ भाई यस, पढ़ रखा है इसको हम लोगों ने बचपन में, जब हम छोटे छोटे थे, बचपन में जब हम छोटे छोटे थे उस समय हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी थी 11th में, है ना? घर पे ना लॉकडाउन लग गया था ना, मुझे पता है कितना पढ़े थे। और सर जब हम लोगों ने उस समय एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वहां पर एनसीईआरटी के 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर लास्ट में आप यहां पे जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ ये बात, लिम्फॉइड ऑर्गन। अरे हाँ, वहां पर तो एक और भी चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई बेटा? सर वहां पे 2 प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन लिखे हुए हैं। एक तो कह रहा है प्राथमिक, प्राथमिक लिम्फॉइड अंग, और एक को बोल रहा है द्वितीयक। क्या बोल रहा है? द्वितीयक लिम्फॉइड अंग। तो बोलो मेरे साथ साथ, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन होंगे? आ रहा है मजा ना? तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर बनेगा क्या आपके यहां पे? लिम्फोसाइट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो को भी कंसीडर किया। दो भाई यार, बोन मैरो सर परेशान हो गए जब से ब्लड पड़ रहा है। बोन मैरो, बोन मैरो, हर जगह बोन, बोन में बोन मैरो नहीं आया, यहां ब्लड में बोन मैरो घुसा पड़ा हुआ है। ठंडे रखो मेरे बच्चे। प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन में 2 अंग होंगे, एक होगा बोन मैरो, दूसरा होगा थाइमस। बोलो मेरे साथ साथ। एक होगा बोन मैरो, दूसरा होगा थाइमस। मैं यहां से एरो बना रहा हूं, ये देखो, ये गई गई एरो, गई एरो, गई एरो, गई एरो, गई एरो, गई ये एक होगा बोन मैरो। अंग्रेजी में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा हूं। हिंदी में लिख चुका हूं अस्थि मज्जा। तो इन्होंने कहा पहला होगा BONE, बोन, MARROW, बोन मैरो। तो एक होगा कहां भैया मेरे? बोन मैरो के अंदर, और दूसरा कहां पे होगा आप यहां पे? जल्दी बोलिए आप यहां पे। थाइमस। कहां पे होगा? THYMUS,
एस, थाइमस। तो प्राथमिक लिम्फोइड अंग बोन मैरो और थाइमस होंगे। और मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा जो यकीन हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसने कहा सर 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 रुको। हमने कहा बेटा 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 बोलो। उसने कहा सर, अगर मैं सही हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो बोन मैरो के अंदर बनने वाले लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहते हैं क्या? अरे मेरा बच्चा प्यारा सा क्यूट सा, बहुत शानदार आंसर। ओके, LYMPHO लिम्फो, CYTES लिम्फोसाइट। तब तक मेरे बाकी के सारे छात्र और छात्राएं एक साथ बोल रहे सर, थाइमस के अंदर बनने वाले को टी लिम्फोसाइट बोला जाएगा। हमने कहा अब तो जिसने पहले बोला था राजा तो वही है। तो जो थाइमस में बनेगा उसको क्या बोलोगे आप सभी लोग? बोलो मेरे साथ साथ, क्या बोलोगे? TLYMPHO लिम्फो, CYTES लिम्फोसाइट। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ। जय हिंद नहीं बोलना रे, इधर देखो क्या बोलना है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आपने कहा सर द्वितीयक अंग नहीं बताओगे क्या? हमने कहा कोई यहां पर लिम्फेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा ना खेल रहे तुम्हारे साथ हम। जल्दी से इसको नोट करें, फास्ट, जल्दी से नोट करके आ जाओ, फास्ट फास्ट। मैं 1 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। हेलो। तो अब ये है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ी सी बात जो मैंने आपको बताई। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले यहां पर हैं। क्लियर? मुझे लग रहा है कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही यहां पर। उसने कहा सर थोड़ा एक कदम और चलते हैं। सब कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है सर, आप पढ़ा रहे हो तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कुछ भी पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? हमने कहा WBC डिस्ट्रॉय कहां होंगे? अरे ये बताओ कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन था? बताओ जरा ध्यान से, जल्दी जल्दी फास्ट। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन था? स्प्लीन थी कि नहीं? बताइए सभी लोग। अगर आरबीसी की कब्रिस्तान स्प्लीन थी तो WBC का कब्रगाह कौन है? यार 4-5 घंटे रहना है। ये हमारी धरती ही मेरी माँ है। वही वाला डायलॉग ये बोलेगा, धरती ही मेरी माँ है। मतलब क्या हुआ आप यहां पे कि आप ये बोलेगा कि जो ब्लड है ना जिसमें मैं जन्म लिया हूं उसी में मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ आपके यहां पे कि आपको ये देखना है कि जो भी आपके यहां पे क्या होगा, WBC, वो ब्लड में ही मरेगा। यानी उसकी कब्रगाह कहां पर होगी? ब्लड के अंदर। तो लिखिएगा WBC की कब्रगाह, WBC की कब्रगाह। क्या होगा? ब्लड, यानी रक्त। क्या होगी? रक्त। और सुना, एक 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 करके बहुत ध्यान से पॉइंट को सुनिएगा। रक्त, लीवर और स्प्लीन। यकृत और प्लीहा। क्या होगा? रक्त, यकृत और प्लीहा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में परेशानी नहीं ना? हो ही नहीं सकती। काम क्या है WBC का? अब आए हो पॉइंट पे। काम WBC का, आपको आपको बोलो, प्रति रक्षा देते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते
तो ये हो गया भाई साहब टोटल अपना किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में सारी बातें। अब अब हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इत्तू सी किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, यानी थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो अगली हेडिंग है ना, अगली हेडिंग होगी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ल्यूकोसाइट हीमोग्लोबिन के अभाव से रक्त आपके यहाँ पे, हाँ ये सब कुछ कल हो गया था, याद करो। अपेक्षा आपके यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती हैं, है ना। सामान्यतः ये समय पे जीवित रहती हैं आपके यहाँ पे। औसतन आपके यहाँ पे इतना प्रति घन मिलीमीटर रक्त होता है ना। केंद्रक पाए जाते हैं, ये सब बातें हो गई थी इनके अंदर, है ना। उसके बाद ये दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है आपके यहाँ पे, कणिकाणु और आपके यहाँ पे अकणिकाणु। कौन होंगे आपके यहाँ पे, कणिकाणु होंगे आपके यहाँ पे, और दूसरे आपके यहाँ पे एक ग्रेनुलोसाइट यानी कि अकण कोशिका होगी, है ना। और ये श्वेत रुधिराणु आपके यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होंगे सबसे अधिक संख्या में, लगभग इतना परसेंट। और सबसे कम कौन सा होगा आपके यहाँ पे, बेसोफिल्स। आप सबको पता है, और बेसोफिल्स का काम भी मैंने आप सभी को बता दिया था, है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, न्यूट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट भक्षी कोशिका होते हैं, अंदर प्रवेश करने वाली बाह्य कोशिका को समाप्त कर देते हैं। हिस्टामिन हिस्टामिन और हिपेरिन का स्त्रावण करने वाली बेसोफिल्स कोशिका होती हैं। और बेसोफिल्स कोशिका के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कौन सी कोशिका होगी आपके यहाँ पे, मास्ट। याद रखो, मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास के अंदर, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। इयोसिनोफिल्स का संक्रमण से बचाव करते हैं, एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जब कभी तुमको एलर्जी होगी तो आपके यहाँ पे क्या होगी, सम्मिलित होंगे, और इसी को बोलते हैं आपके यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोफिलिया, ये कब होगा आपके यहाँ पे, आपको पता है। ठीक है, उसका लिम्फोसाइट मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, अभी बताया। बी का मतलब हुआ आपके यहाँ पे बोन मैरो, BONE बोन। मैरो से बनी होती है, MARRO बोन मैरो। अस्थि मज्जा। और टी जो होंगी वो आपके यहाँ पे थाइमस, THYMUS। और इनके बीच एक और भी होती है, जो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। उसको बोलते हैं NK सेल्स। कौन होती है, NKCE, नेचुरल किलर सेल। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नहीं ना। तो ये हो गया आपके यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद अगला आते हैं पट्टिकाणु थ्रोम्बोसाइट्स। हाँ, यहीं पर सारी बात कर लेते हैं। पट्टिकाणु को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, है ना। एनसीईआरटी का डेटा है, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है बताओ, कितनी, 1.5 से लेकर इतना प्रति लाख घन मिलीमीटर, है ना। कहते हैं, याद करो, कहते हैं अगर आपके शरीर के अंदर प्लेटें कम हो जाएगी, प्लेटें, इसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अगर कम हो गई तो रक्त का का जनने में, का बनने में, बनने में 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 देरी होगी। और अगर रक्त का थक्का बनने में देरी हुई तो क्या होगा आपके यहाँ पे, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ज्यादा ज्यादा रक्त रक्त हानि होगी, हानि होगी, ज्यादा रक्त हानि होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ प्रभावित करते हैं, जिसमें अधिकांशतः रुधिर का थक्का जमने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी जो होगी वो स्कंदन विकृति हो जाती है, शरीर में रक्तस्राव होने लगता है। ये सारी बातें आपके यहाँ पे मैंने आपको बता दी, है ना। अब आइए इनके बारे में और भी बात करते हैं, है ना। अगर एबनॉर्मली इनका काउंट इंक्रीज हो जाए, अगर इनकी संख्या में अचानक वृद्धि देखने को मिले, तो आप सब समझ जाना कि दाल काली है ना। संख्या में वृद्धि अगर होती है तो इसको बोलेंगे
थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या बोलेंगे बताओ? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और थ्रोम्बोसाइटोसिस 5 से लेके या 5 लाख, 5 लाख पर mm³ से इनका नंबर ज्यादा होगा, से भी ज्यादा होगा, से अधिक होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? संख्या में वृद्धि, संख्या में कमी, संख्या में अगर कमी हुई तो क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर कमी हुई तो क्या बोलोगे? बोलोगे थ्रोम्बो, थ्रो अधम्मा बो, थ्रोम्बोसाइटो, क्या? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अब नंबर कितना हो गया आपके यहाँ पे? 1,20,000 पर mm³ से क्या होगा? कम होगा, कम होगा, कम होगा। जब आपको डेंगू होता है तो एक्चुअली यही होता है। क्या क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मुख्यतया, मुंह अधख, मुख्यतया डेंगू, डेंगू में होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी, किसी को भी कोई दिक्कत हो भाई साहब तुरंत बता दो, तुरंत फोड़ देंगे इस पॉइंट को हम, है ना? तो ये होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जीवन काल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल हर किसी के बारे में बहुत नेक होते हैं। तो भैया जीवन काल, जीवन काल कितना, जीवन काल कितना? एक बार बताओ, डेंगू में अगर तुम गए तो कवर होने में कितना टाइम लगेगा? वही इनका जीवन काल होगा। यानी डेंगू की संख्या में आपके यहाँ पे तेजी से क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो वो संख्या बन जाती है, तो कितना दिन लगेगा उसको बनने में? सर 4 से 5 दिन लगता है। तो 4 से 5 दिन लगता है, और जो बनी हुई थी पहले से उनको भी मरने में 4 से 5, मतलब 4 से 5 दिन। तो 4 5 4 5 तो लगभग आप यहाँ पे 8 से 9 दिन, यानी कुल मिला के 1 हफ्ता लगभग, है ना? लगभग मतलब अबाउट अबाउट 1 वीक, है ना? लगभग इधर देखो, क्या लगभग 1 हफ्ता, 1 हफ्ता, 1 हफ्ता। देख लो ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूं, आप एक एक पॉइंट को बहुत बहुत क्लियर लेके चलो। मतलब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस तरीके से लेके चलो, आपको मजा आएगा गारंटीड। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, ओके, डायमीटर कितना होता है? वो छोटे होते हैं, इधर देखो, 2 से लेके 5 म्यू साइज के होते हैं। ये इनकी साइज है ना? क्या लग रहा है तुम लोगों को, ज्यादा भर गया क्या? 2 पॉइंट और है, लिख लो चुपचाप, 2 3 पेज पे क्यों जाओगे? साइज क्या है? इतना। और शेप क्या होगा? राउंडेड, ओवल और डिस्क नुमा, है ना? गोल, गोल। ये क्या होगा? आकार। ये क्या होगा? आकार। आकार कैसा होगा आप यहां पे? गोल, डिस्क नुमा, डिस्क नुमा, गोल, है ना? तो गोल और डिस्क नुमा होंगे, गोल और डिस्क नुमा, है ना? कहां बनेंगे? ये लास्ट बात बिल्कुल, कहीं पर भी मैं चाहता हूं कि मैं गोला बना के छाप दूं, देखो कहीं बनता है क्या गोला? भाई साहब चलो, चांद पे ले चलते हैं तुम्हें। तो ये हो गया भैया चांद। का है हो भैया, गड़बड़ कर रहा है मामला। चांद वाला पॉइंट जो है ना भैया, वो बहुत सुपर वाला है। तो हमने कहा कि एक और गोला लेना चाहता हूं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा मेरे ख्याल से, देखें आता है क्या?
अरे मेरे हाथ से गोला जो बनेगा ना वो किसी के बस में नहीं है कि कोई बना ले। आओ। ये लो। और इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? थ्रम्बोसाइटोसिस, यानी कि इनका निर्माण, थ्रम्बोसाइटोसिस। इधर देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं इनको? प्लेटलेट्स, यानी पट्टिकाणु का निर्माण। पट्टिकाणु का निर्माण बोलो कहां पाया जाता है? लाल अस्थि मज्जा में। रेड, बोलो मेरे साथ साथ, बोन, MARROW। सर आप अंग्रेजी मीडियम के टीचर हो कि हिंदी के? हमने कहा हिंदी के। तो ये क्यों बार बार आप रेड बोन मैरो? हमने कहा एक बार मैंने आपको बता दिया कि रेड बोन मैरो का मतलब हो गया लाल, लाल अस्थि मज्जा। और उसके बाद में इतनी बार रेड बोन मैरो बोलूंगा, इतनी बार रेड बोन मैरो बोलूंगा, इतनी बार रेड बोन मैरो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? लाल अस्थि मज्जा, लास्ट अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए अच्छा कैंडिडेट बनाना है ना। ऐसा थोड़ा ना कि सेलेक्ट कर दिया, हाथ पैर धो लिया, मुंह पोंछ लिया, बस भाई हमारा काम हो गया, चलो हट। ऐसा नहीं पढ़ाता मैं। और इधर मेरे स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाओगे, टीचर बोलेगा भैया रेड बोन मैरो, तो तुम क्या बोलोगे? भैया सर वो लाल अस्थि मज्जा में बनाया जाता है क्या? हिंदी में बताओ। मारे कंटाप खींच के वो टीचर तुम्हें, भाई यहां से, कहां से आया रे तू? तो मेरा नाम भी खराब होगा कल को, है ना? और इज्जत भी जाएगी मेरी कि यार ये कौन सा टीचर है जो शुद्ध हिंदी में पढ़ाता है व्याकरण लिए तरीके से। तो भाई साहब बोलिए, मेरे साथ साथ, पट्टिकाणु का निर्माण कहां पाया जाता है? वहीं पर जहां पे लाल रक्ताणु बनते हैं, वहीं पर जहां पर अधिकांश अधिकांश श्वेताणु बनते हैं, वहीं पर पट्टिकाणु भी बनते हैं। तो इस तरीके से जहां रेड बोन मैरो बनेगा, वहीं पर आपके यहाँ पे क्या बनेगा? व्हाइट, जहां पे आपके यहाँ पे RBC बनेगा, वहीं WBC बनेगा, वहीं प्लेटलेट्स बनेगी, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के लिए लिम्फेटिक ऑर्गन है। और उन लिम्फेटिक ऑर्गन को क्या कहा जाता है? बोलो मेरे साथ साथ, प्राइमरी और द्वितीयक। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम बताओ। सर बोन मैरो। फिर आ गया बोन मैरो? हाँ भाई। तो यहां तक किसे हुआ दिक्कत और किसे हुई परेशानी? सर ये कहाँ मरते हैं? प्लेटलेट्स वहीं पर मरते हैं, ब्लड के अंदर ही। प्लेटलेट्स में और कोई बात है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, सभी जानते हैं। रक्त का थक्का जमने में, ये देखो, रुधिर का थक्का जमने में, स्कंदन में सहायक होते हैं। तो आपने कहा सर जब से शुरू किए हो ना, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन, अरे आएगा कब रक्त स्कंदन? हमने कहा क्यों थक रहे हो? लो आ गया। क्या? रक्त स्कंदन। मतलब हम रक्त स्कंदन पढ़ने जा रहे हैं? मैंने अंग्रेजी बोली क्या? मतलब पता नहीं, मैंने तो बोला ना आपसे, हम जा रहे हैं पढ़ने, बोलो मेरे साथ साथ, क्या? रक्त स्कंदन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रक्त, रक्त स्कंदन, यानी रक्त का थक्का जमने की क्रियाविधि देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? क्या देखने जा रहे हैं? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने की, बनने बनने की क्रिया विधि। यानी क्या देखने जा रहे हैं? रक्त का थक्का जमने की क्रियाविधि को देखने जा रहे हैं, रक्त स्कंदन देखने जा रहे हैं। आपने कहा सर मजा आएगा ना? हमने कहा देखो,
मैं पढ़ाऊंगा तो दो ही चीज आएगी, या तो पढ़ने में खूब मजा आएगा, या तो जिन लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है उनको चाहिए डम 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 डम, मजे आज लुढ़क के देखेगा क्या, गुलाटी मारेगा क्या। जो बहुत तेज तेज आवाज करता है वो उनको नींद आएगी, है ना। अगर आप पढ़ोगे तो आपको गारंटी है कि मजा आएगा। तो देखो, आज आपके सामने आया है रक्त स्कंदन। पूरी तरीके से छा जाएगा, आएगा, छा जाएगा, और आपको मजा आ जाएगा। तो बोलो, मेरे साथ साथ बोलोगे आप सभी लोग, ब्लड कोआगुलेशन। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? ब्लड कोआगुलेशन। सही है, पढ़ा दें क्या? बोलो, सही है। तो अगले आधे घंटे के अंदर हम देखने जा रहे हैं शानदार तरीके से ब्लड कोआगुलेशन, और नेक्स्ट आप यहाँ पे आरएच फैक्टर होगा, मतलब ये पॉइंट है। तो आधे घंटे नहीं लगेंगे, चलो देखते हैं। 3 स्टेप लूंगा मैं यहाँ पे, 3 स्टेप लूंगा। बहुत ज्यादा जरूरी है आपको बताना कि वो स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप, आइए देखिए। स्टेप यानी पहला स्टेप, पहला स्टेप। चलो बताओ क्या है पहला स्टेप। पहले स्टेप में दो चीज एक साथ होगी। जब आपका हाथ कटेगा, जब आपका हाथ कटेगा तो एक काम होगा आपके टिश्यू का, कि वो क्या करेगा, एक काम होगा आपके ब्लड का। जब ब्लड बहने लगेगा, जब ब्लड बहने लगेगा तो ब्लड कहेगा अरे क्यों बह रहा हो, रोको इसे। तो ब्लड कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं जाकर रोकने की कोशिश करता हूं। दूसरी तरफ जो कटा हुआ पार्ट होगा, जब तुम कटेगा तो जो टिश्यू होगा उसे भी तो लगेगा यार मेरी वजह से मेरे शरीर का नुकसान ना होने पाए। तो यहां पे दो अभिक्रियाएं एक साथ चलेंगी। यानी कि जब तुम इंजर्ड होगे या जब तुम क्या होगे, कटोगे, यानी इंजर्ड टिश्यू, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंजर्ड टिश्यू, यानी क्षतिग्रस्त कोशिका। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे, क्षतिग्रस्त कोशिका। देख लो ध्यान से, क्षतिग्रस्त कोशिका, ये हुआ पहला पॉइंट। आप सब देख रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से। क्षतिग्रस्त कोशिका ये रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या रिलीज करेगी मेरे बच्चे, क्षतिग्रस्त कोशिका रिलीज करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी आ गया ना थ्रोम्बस, याद करो थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये करेगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब तुरंत आप यहां पे किसको लेके आएगी आपके पास, कैल्शियम आयन। और किसको लेके आएगी आप यहाँ पे, प्रोटीन को। इसको प्रोटीन को, कैल्शियम और प्रोटीन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको लेके आएगी, कैल्शियम और प्रोटीन को। क्षतिग्रस्त कोशिका, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोटीन। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलो अगली तरफ लेके चलते हैं, है ना। ब्लड प्लेटलेट्स देखते जाइए। पैरेलली आप यहां पे क्या करेंगी, रक्त की प्लेटें, रक्त की थ्रोम्बोसाइट, रक्त की थ्रोम्बोसाइट क्या करेगी, वही काम, प्लेटलेट फैक्टर 3 को एक्टिवेट कर देगी। किसको, अभी आप ध्यान से देखो,
हो सकता है कि आपको लगे कि अरे आता ही नहीं, है ना, रक्त की थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त की थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, जो रक्त की थ्रोम्बोसाइट्स होंगी वो क्या करेंगे, इसको सुन लो ध्यान से, ये करेंगे प्लेटलेट फैक्टर 3 का निर्माण, या प्लेटलेट फैक्टर 3 को उत्तेजित करेंगे ये, है ना। प्लेटलेट्स फैक्टर 3 को ये एक्टिवेट कर देंगे। ये जो प्लेटलेट फैक्टर 3 है, ये क्या करेंगे, इनको सुनो ध्यान से। प्लेटलेट फैक्टर 3 क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, ये करेंगे प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट। किसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज को। प्रो प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट कर देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या है, एक एंजाइम है। पहले यहां तक देखो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आएगी, गारंटीड आपको नहीं आएगी। तो फिर बताओ कैसे आएगी, सुनो। रक्त स्कंदन है ना, हाँ, इसमें स्टेप पहला है क्षतिग्रस्त कोशिका, यानी कि जब आपका हाथ कटेगा तो जो हाथ का कटा हुआ पार्ट है, कोशिका या वहां की उत्तकें, यानी कि आपकी एपिडर्मिस, डर्मिस और उसके नीचे पाई जाने वाली आपके यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करेंगे, यानी क्षतिग्रस्त कोशिका क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेंगी। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करने वाला है, ये आप सभी लोग बहुत गौर से देखिए, ये कैल्शियम आयन और प्रोटीन को एक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। क्षतिग्रस्त कोशिका आपके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। किसकी किसकी मदद से, आप यहां पे थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन और प्रोटीन की मदद से। कैल्शियम आयन क्या करेगा, यानी कि अब आपको पता चल गया कि कैल्शियम आयन एक बहुत महत्वपूर्ण आपके यहां पे स्कंदन कारक है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्कंदन कारक है। कौन, कैल्शियम आयन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि क्षतिग्रस्त कोशिका थ्रोम्बोप्लास्टिन की मदद से कैल्शियम आयन और प्रोटीन के साथ प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। यह बात बोलो समझ में आई कि नहीं। पैरेलली जब तुम्हारा हाथ कटा तो ब्लड बहने लगा, तो जो बहता हुआ ब्लड था उसने क्या किया, रक्त की थ्रोम्बोसाइट्स को, यानी कि प्लेटलेट्स ने प्लेटलेट्स फैक्टर 3 को एक्टिवेट किया। किसको एक्टिवेट किया, प्लेटलेट फैक्टर 3 को। प्लेटलेट फैक्टर 3 भी बोल रहे थे अरे भैया कैल्शियम ले लो, और किसको ले लो, प्रोटीन को ले लो। क्यों, क्योंकि आगे हम लोगों को एंजाइम बनाना है, और ऑल द एंजाइम आर प्रोटीन, तो प्रोटीन रॉ मटेरियल रहेगा तो आएगा मजा, एक नंबर। तो बोलो मेरे साथ साथ, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ने, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ने, बोलो मेरे साथ साथ, देखो मैं बोल रहा हूं ना मेरे साथ साथ, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ने, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं ने थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से, थ्रोम्बोप्लास्टिन की सहायता से कैल्शियम आयन और प्रोटीन की प्रेजेंस में, कैल्शियम एंड प्रोटीन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, बोल दिया। दूसरा पॉइंट, उसी समय बहते हुए रक्त ने अपनी प्लेटलेट्स को की मदद से प्लेटलेट फैक्टर 3, कैल्शियम आयन और प्रोटीन की मदद से प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि दोनों का पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज।
यानी ये प्रोथ्रोम्बिनेज को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिनेज को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट। आपने कहा क्या प्रोथ्रोम्बिनेज इतने इंपॉर्टेंट है इनका एक्टिवेशन? हमने कहा भाई अगर हर कोई आपके यहां पे, यानी कटी हुई कोशिका और कौन आपके यहां पे, क्षतिग्रस्त को, मतलब क्षतिग्रस्त कोशिका और रक्त, बहता हुआ रक्त, दोनों प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट कर रहे होंगे, तो प्रोथ्रोम्बिनेज बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके दृष्टिकोण से। तो आपने कहा फिर सर प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया? हमने कहा अब आता है स्टेप सेकंड। हम लंबी सी चेन बना रहे हैं, तुम लोग एक पूरे पेज में बनाना। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, बहुत ध्यान से सुनो। दूसरा स्टेप क्या है? क्या है दूसरा स्टेप? दूसरे स्टेप में ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, हमने कहा ओके, दूसरे स्टेप में जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है ये करेंगे, अच्छा ये काम करेंगे, हाँ भाई हाँ, ये करेंगे आप यहां पे इनएक्टिवेट करेंगे। किसको? इनएक्टिवेट ये करेंगे, ये निष्क्रिय करेंगे। क्या करेंगे? निष्क्रिय। किसको निष्क्रिय करेंगे बताओ मेरे साथ साथ, बोलो किसको करेंगे निष्क्रिय? ये निष्क्रिय करेंगे मेरे बच्चे हिपैरिन को। किसको? हिपैरिन। और किसको? कैटालेज को। कैटालेज, ध्यान से सुनिए, ये हिपैरिन और कैटालेज को एक्सप्लेन, मतलब क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। हिपैरिन को एक्टिवेट करने का मतलब यह हुआ कि जो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है हिपैरिन, आपके ब्लड के अंदर, बोलो हिपैरिन क्या है, आपके ब्लड के आपके सर्कुलेटिंग ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। यही तो करता ना हिपैरिन का काम। तो बेटे प्रोटीएज एंजाइम ने कहा एक काम सुनो, जैसे ब्लड लॉस होने लगा, बहते हुए ब्लड ने कहा भैया ब्लड रोको। उसने कहा कैसे? उधर जो क्षतिग्रस्त कोशिका थी, भैया यार वो कट गया है, प्लीज किसी तरह ब्लड रोको। उसने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं है, प्लेटलेट फैक्टर 3 को जगाओ, इसने इधर से क्षतिग्रस्त कोशिका का थ्रोम्बोप्लास्टिन को जगाओ, और दोनों ने कैल्शियम लिया, प्रोटीन लिया और लेके गए, खट से देके आप यहां पे किसको, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को क्या कर दिया उन्होंने, एक्टिवेट कर दिया। प्रोथ्रोम्बिनेज उठते हैं, किसने जगाया मुझे, और मेरा काम क्या है, क्या कहीं क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं? सर डायलॉग बाजी मत करो, ब्लड को रोको। अरे बेवकूफ, ब्लड को क्या रोकना है? तुम्हारे सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर हिपैरिन बहता है ना, हाँ, काम बताओ उसका। बताया मिस सर ने मास्ट सेल में, बेसोफिल्स में, सर वो एंटी क्लॉटिंग होता है। हाँ, तो अगर उसको रोकोगे नहीं तो क्लॉट कैसे बनेगा? जाओ निष्क्रिय करो उसको। कौन जाएगा प्रभु? आप ही हैं, आप जाइए निष्क्रिय किए। अरे भूल गया था मैं, हनुमान फैक्टर। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जाते हैं और निष्क्रिय कर देते हैं किसको, हिपैरिन को। और कैटालेज एंजाइम पाता है जो छोटे छोटे चीज, कोई भी आपके यहां पे मॉलिक्यूल है, बड़ा है छोटा, तो उसको तोड़ता है। अभी हमको बड़ा मॉलिक्यूल बना के किसी तरीके से वहां संगठित करके मेस लाइक स्ट्रक्चर बना के ब्लड को रोकना है, इसलिए कैटालेज को हमें तुरंत इनएक्टिव करना है। इसलिए कैटालेज को हमें तुरंत इनएक्टिव करना है। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाले हिपैरिन और कैटालेज, फिर से सुनो, प्रोथ्रोम्बिनेज देख रहे हो ना, तो निष्क्रिय रूप से पाए जाने वाले हिपैरिन और कैटालेज क्या करेंगे आपके यहाँ पे, जो हिपैरिन है वो आपके यहाँ पे जो क्लॉटिंग एजेंट है वो है, और जो कैटालेज है वो आपके यहाँ पे क्या करता है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करने की आपके यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन करने के लिए जिम्मेदार है, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिनेज ने जैसे उसको निष्क्रिय कर, वाह वेरी गुड, मजा आ गया। यानी कि अब रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जैसे बोला गया रक्त का थक्का जमो, तो ब्लड बोलो हेलो, क्या है,
हिपेरिन घोल के घूम रहे हो और करो रक्त का थक्का जम जाए, कैसे जम जाएगा? हिपेरिन को इनएक्टिव करो, हिपेरिन को इनएक्टिव करना है, प्रोथ्रोम्बिनेज भैया को बुलाओ। और प्रोथ्रोम्बिनेज सो रहा था वो कुंभकर्ण की तरह, उसको जगाने के लिए प्लेटलेट फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम और प्रोटीन लेके जाना पड़ा। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, भैया तुम जाओ, तुम खड़े हो, तुम हो, तुम जाओ और जाके उसको निष्क्रिय को, वरना हिपेरिन अगर आपके यहाँ पे निष्क्रिय नहीं हुआ तो इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि तुम्हारी, तुम सो रहे हो ना जो आराम से, अभी आदमी सो जाएगा कुछ देर के अंदर, फिर मिलेंगे आराम से बैठ के, क्लॉटिंग क्लॉटिंग खेलेंगे ब्लड के अंदर। उसने कहा ओके छोटे जाते हैं, क्यों पका रहा है इतना? वो गया, निष्क्रिय कर दिया तुमने। प्रोथ्रोम्बिन द मोस्ट पावरफुल, है ना? तो गया भाई साहब और उसने तुरंत क्या कर दिया, निष्क्रिय। जैसे उसने किया निष्क्रिय, दूसरा स्टेप बहुत मजेदार है सर जी। दूसरा स्टेप शुरू हुआ कि प्रोथ्रोम्बिनेज ने तुरंत किया निष्क्रिय, ये दूसरा स्टेप स्टार्ट हो चुका है इसके नीचे, ये दूसरा स्टेप है। जैसे वो हुआ निष्क्रिय, तुरंत ये बोला अच्छा एक काम करो, कैल्शियम है क्या? हमने कहा जो देखो वो कैल्शियम मांग रहा है यार, यानी कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है। और ये छोरियां जो है, ये दूध पीने से इनको बुखार आता है, इनको हरी सब्जी खाने से बुखार, देख अगर हाथ कट गया ना ऐसे ऐसे, राम नाम असत्य हो जाएगा तुम्हारा, ये बात जान लो। कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि कैल्शियम नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर कैल्शियम की है कमी, इसलिए तुम बहुत जल्दी पकड़ लोगे जमी। तो बोलो मेरे साथ साथ क्या हुआ आप यहां पे, दूसरे में निष्क्रिय, कितना भाई साहब पावरफुल। प्रोथ्रोम्बिनेज नाम है मेरा और मैं आ चुका हूं, मैं कैटलेज। साइड हट, अब तू बैठ जाना, पप्पा आ गए हैं, बैठ। ओ हिपेरिन क्या कूद रहा है रे, उछल, शांत हो जा। ओ कैल्शियम आजा बेटा, आ चलते हैं ब्लड क्लॉट करते हैं यार, नहीं तो फिर सबके सब मारे जाएंगे यार, क्या बात कर रहा है, आजा। तो कैल्शियम आयन तो बिल्कुल ऐसे, चलो भैया चलते हैं, चलो चलो चलो, हाँ आजा बेटा आजा आजा। तो कैल्शियम यहां पर भी था, कैल्शियम यहां पर भी है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ब्लड क्लॉटिंग में कौन होगा, जल्दी बताइए मेरे साथ साथ, कैल्शियम आयन। कौन होगा आपके यहां पे, कैल्शियम आयन। तो स्टार्ट कीजिएगा, ये करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, टी आर ओ प्रो, टी एच आर ओ एम बी आई एन, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में, टी एच आर ओ एम बी आई एन। आपने कहा सर इंग्लिश क्यों लिखा, हमने कहा सुनो नौटंकी ना मचाओ, प्रोथ्रोम्बिनेज हिंदी में लिख रखा ना, तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं लिख पाओगे क्या तुम, और थ्रोम्बिन नहीं लिख पाओगे क्या, तो नौटंकी क्यों कर रहे हो? इंग्लिश वालों को सपोर्ट कर दिया मैंने, खत्म बात रे। ओके, यानी ये एंजाइम आके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिनिन में कन्वर्ट कर रहा है। भाई मुझे तो प्यार हो गया, किससे, प्रोथ्रोम्बिनेज से। भाई मल्टी है, इसको कह रहा है रुक, इसको कह रहा है रुक, इसको कह रहा है छा साथ ना छोटे, और लेके किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो भैया हो गया काम। हमने कहा मतलब थ्रोम्बिन बनाए हो, अभी काम कहां पे हुआ? अरे अब हो जाएगा, आप चिंता ना करो। हमने कहा फिर भी, उसने कहा थ्रोम्बिन बनाए हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या गुल खिलाते हैं आपके यहां पे। ये दूसरा स्टेप का अधूरा भाग, दूसरा स्टेप, स्टेप, चलो बोलो मेरे साथ साथ क्या होगा। यहां पे आएगा प्रो, टी एच आर ओ एम डी आई एन ए एस ई, कौन आएगा, प्रो फ्रॉम बी नेज एंजाइम। कौन एंजाइम आ गया, बोलो मेरे साथ साथ, प्रो थ्रोम्बिनेज एंजाइम। और प्रोथ्रोम्बिन ने क्या किया, इनएक्टिवेट कर दिया किसको, हिपेरिन को, और किसको कर दिया आपके यहां पे, कैटालेज को। और साथ में किसको ले लिया बच्चों बताओ, साथ में ले लिया कैल्शियम को। काम क्या किया, क्या किया मेरे बच्चों बताओ जल्दी से, काम काम किया उसने, प्रोथ्रोम्बिन को हिंदी में लिख देते हैं यहां पे, प्रो
प्रोथ्रोम्बिन को बिन में परिवर्तित हो, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट परिवर्तित कर दिया? थ्रोम्बिन में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि हुई है। अब सुनना, जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया तो थ्रोम्बिन ने क्या किया? तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, बहुत ध्यान से सुनना, तीसरा स्टेप और खतरनाक। अब जो थ्रोम्बिन था वो फाइनल कुछ करने जा रहा है। दूसरा स्टेप पिछले वाले पेज से है। तीसरा स्टेप, ये जो थ्रोम्बिन था इसने क्या किया? रंग बदला जाए पहले, फिर बात की जाएगी। चलो रेड कलर ले लेते हैं हम, लाल फाइनली क्लॉट बना ही देते हैं। जो थ्रोम्बिन था इसने कैटालेसिस के साथ फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर लिया। किसमें? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। अच्छा सुनना, जो फाइब्रिनोजन था जो फाइब्रिनोजन था वो था घुलित अवस्था, घुलित। और फाइब्रिन जो था वो था घुलित। मेरे बच्चों, क्या पढ़ा है आपने बचपन में कि ब्लड में रक्त ब्लड में रक्त नहीं पाया जाता? क्या बोल रहे हो यार बे तुम? सुनो, क्या पढ़ा है आप लोगों ने बचपन से कि ब्लड के अंदर फाइबर नहीं पाए जाते हैं? बोलो हाँ या ना। ब्लड के अंदर फाइबर नहीं पाए जाते हैं, बोलो यस या नो। नहीं पाए जाते ना? देखो 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 देखो, इधर देखो ध्यान से। आपके यहां पे फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब कैटालेज आता है तो इस फाइबर को, जो फाइब्रिनोजन घुलित होती है, उसको किस में परिवर्तित कर देता है? आपके यहां पे फाइब्रिन में, और फाइब्रिन इन अघुलित अवस्था होती है। और यही फाइबर जब एक्टिवेट होते हैं तो आपके यहां पे रक्त का थक्का जमता है, वो जालनुमा संरचना बनाते हैं, उसी को मेस या जालनुमा संरचना कहते हैं। तो जब कोई तुमसे पूछे कि क्या ब्लड में फाइबर पाए जाते हैं, तो तुम पूछो बता रहे हो कि पूछ रहे हो। तो अगर वो बता रहा है तो ऐसे हल्की सी स्माइल मारो, बिल्कुल जैसे राम जी पुराने रामायण में मारते हैं ऐसे। फिर बोलो, अगर वो तुमसे बोले नहीं मैं पूछ रहा हूं, तब सुनो वत्स, सुनो। रक्त के अंदर फाइबर घुलित अवस्था में पाया जाता है। कैटलेज और हिपेरिन की उपस्थिति में वो कभी भी आपके यहां पे क्या होता है? अघुलित अवस्था में नहीं आता। लेकिन जब आपका ब्लड बहने लगता है, बहने लगता है, तो उस समय, बहने मतलब फ्लो होने लगता है, बहने मतलब सिस्टर्स नहीं, बहुत ध्यान से सुनो। तो जब वो बहने लगता है तो उस समय आपके यहां पे क्या करता है? कैटलेज एंजाइम आते हैं और वो घुलित अवस्था में पाए जाने वाले फाइबर को अघुलित अवस्था में परिवर्तित करके और ठाई से निकल जाते हैं। तो यहां पे आपके यहां पे आ गया कैटलेजेस। है ना? और जैसे ये फाइब्रिन आएंगे, वैसे इनके साथ कौन आएगा? छोटे 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 पेप्टाइड, पेप्टाइड, छोटे छोटे पेप्टाइड्स। और कौन आएगा छोटे छोटे पेप्टाइड के साथ? और कौन आएगा? है ना? टूटी हुई कोशिकाएं प्लस, टूटी,
फ्री कोशिकाएं, और ये सब कुछ भैया कहते हैं टीन टप्पर लेके, है ना, क्या लेके, टीन टप्पर लेके जुट जाएंगे क्या यहां बनाने में, और बना लेंगे एक मेस लाइक संरचना। और ये क्या हो जाएगा आपके यहां पे, क्या, रक्त का अधक्का का धक्का जम गया, बन गया कि नहीं बन गया, तो भैया बन गया रक्त का थक्का। तो बोलो कितने स्टेप लगे, टोटल 3, कितने स्टेप लगे, टोटल 3 स्टेप लगे। और इस तरीके से आपके यहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। एक बार सभी बच्चों की दरखास्त है कि सर वंस मोर, हमने कहा डोंट वरी, वंस मोर क्या 2 मोर कर देंगे, लेकिन पहले स्टेप में क्षतिग्रस्त कोशिका और बहने वाले ब्लड फिर वो बात आ गई, इधर देखो ध्यान से, पहले स्टेप में क्षतिग्रस्त कोशिका और फ्लो वाले ब्लड, जो ब्लड बाहर फ्लो कर रहा है, वो दोनों एक साथ उत्तेजित हो जाएंगे। क्षतिग्रस्त कोशिका करेगी कौन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट, और जो बहने वाला ब्लड है वो करेगा प्लेटलेट फैक्टर को एक्टिवेट। दोनों लेंगे हाथ में कैल्शियम और क्या लेंगे, प्रोटीन, और फट से आपके यहां पे जहां पे ब्लड बह रहा है वहां पे उठा के फेंक देंगे। जैसे फेंकेंगे वहां पर अपने आप प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा क्या हुआ, तुम लोगों ने मुझे याद किया है क्या। उसने कहा भैया देख लो ब्लड बह रहा है। प्रोथ्रोम्बिनेज कहा अरे क्यों थक रहा है, अभी इधर 2 मिनट के अंदर सलटाता रे मैं इसको। प्रोथ्रोम्बिनेज ने किया, एक काम करो, सब कुछ बच्चे जो जो तुम पढ़े हो वही वही बताऊंगा, ऐसा कोई भी टाइम नहीं बताऊंगा जो तुम्हें नहीं आता है। ऐसा किसने बोला, प्रोथ्रोम्बिनेज ने। हमने कहा हाँ बोलो, ये बताओ अमित सर ने तुम लोगों को क्या बोला था कि हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन में ब्लड को क्लॉट कौन नहीं होने देता, आपके शरीर में सर्कुलेटिंग ब्लड को क्लॉट कौन नहीं होने देता, बताओ कौन, सलाइवा लीच, सलाइवा में पाया जाता है लीच के, कौन मास्ट सेल के अंदर पाया जाता है, सर हिपेरिन। तो हिपेरिन को क्या करेगा, वो बहुत ध्यान सुनिएगा, वो हिपेरिन को क्या करेगा, इसको बहुत ध्यान, वो हिपेरिन को इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि वो बेचारा जमाने गया है और हिपेरिन अंदर तोड़ देगा। तो उसने पहले हिपेरिन, तो चुप बैठ भाई, ब्लड लॉस हो रहा है, क्या कर रही है, डांट देगा, चुप। और हाँ एक कैटलेज, तेरे नेता कम बनो, तुम भी साइड में बैठो। तो निष्क्रिय कर दिया किसको, कैटलेज को और हिपेरिन को, और फिर कैल्शियम आयन को, यार कैल्शियम आजा बेटा, आजा आजा, चल चलते हैं। कहा भैया, चलते हैं रे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं ना, एंजाइम, तू तो मेरा कौन है, सपोर्टर है, चल आजा। तो वो भी बढ़िया आराम से धीरे धीरे ऐसे ऐसे, हाँ भैया चलो चलते हैं, चल लेता है। तुरंत आप यहाँ पे थ्रोम्बिन को, किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में आपके यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। आपने कहा क्यों किया गया कन्वर्ट, हमने कहा आगे तो बढ़ो। स्टेप नंबर 3, जब हमने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया तो थ्रोम्बिन वो थी जो आपके ब्लड के अंदर घुलित अवस्था में पाए जाने वाले फाइबर को अघुलित अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार थी। बोलो मेरे साथ क्या है, तेजी से बोलो, बोलो फाइब्रिनोजेन, यानी कि थ्रोम्बिन वो संरचना है, थ्रोम्बिन वो स्ट्रक्चर है, थ्रोम्बिन वो स्टेप है जो जो फाइब्रिनोजेन यानी घुलित अवस्था में जो फाइबर आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं उनको अघुलित संरचना में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। इससे एक जालनुमा संरचना बनेगी, और वो जालनुमा संरचना कटे हुए ब्लड के पास आके क्या हो जाएगी, ऐसे रुक जाएगी। और जब कटे हुए ब्लड के पास वो जालनुमा संरचना आके ऐसे पहुंच जाएगी तो जो ब्लड है वो आना हो जाएंगे बंद, आरबीसी आना बंद, डब्ल्यूबीसी आना बंद, प्लेटलेट्स आना बंद। कौन आएगा, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, कौन आएगा, सीरम। ओ भाई लड़कियों का रम नहीं पीजे मारता रहता बीच बीच में, परेशान हो रहा। इधर देखो, सी का मतलब लड़कियों का सी, ही एंड सी, रम, सीरम। तो कौन आएगा आपके यहां पे, सी रम आएगा। हो तो भाई साहब यहां पर आने वाला क्या, घुलित को अघुलित अवस्था में करे, और फिर छोटे छोटे पेप्टाइड को लेके आपके यहां पे क्या करेगा, एक आपके यहां पे खूब शानदार मेशनुमा संरचना बनाएगा और ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिम्मेदार होगा। और जहां ब्लड क्लॉट हो गए, फाइब्रिन स्टेबलाइज हो गए, तुरंत प्रोथ्रोम्बिनेज कहेगा
अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। जैसे प्रोथ्रोम्बिनेज सीन से हुआ बाहर, ये हिपेरिन एक्टिवेट, कैटालेज सुपर एक्टिवेट, प्रोथ्रोम्बिन इन एक्टिवेट, थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट, फाइब्रिनोलिन अघुलित, फाइब्रिन फाइब्रिनोलिन में परिवर्तित। यथा स्थिति दोबारा बन गई, यानी दोबारा आपके यहां पे क्या हुआ, फैलने वाले ब्लड जो थे वो आपके यहां पे दोबारा, जो फ्लो होने वाले ब्लड थे वो दोबारा आपके यहां पे एक्टिवेट हो गए। तो सर जी ये जो सुपर शानदार टाइप से आपके यहां पे जो स्टेप आप लोगों ने देखा, ये किसके लिए था, बोलिए बोलिए किसके लिए था? ये था रक्त का थक्का जमने की सुपर से भी ऊपर वाली क्रिया विधि। सर आ गया, बिल्कुल बिल्कुल जम गया सर, मजा आ गया आज तो बिल्कुल आई। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है क्लॉट कितने देर में बनता है? रक्त का थक्का कितनी देर में बनता है? बोलो रे मेरे बच्चों। भैया बनेगा 2 से लेके 8 मिनट के अंदर। इतना ज्यादा, मतलब 2 मिनट में बन सकता है। हमने कहा अगर आप हेल्दी हैं तो, अगर आपके पास प्रोटीन है, आपके पास कैल्शियम है, आपके पास क्या है, आपके यहां पे प्लेटलेट्स हैं। मुझे डेंगू था, तो जब मुझे कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले डेंगू था, तो जब मैं डेंगू में ऐसे करके बढ़िया आराम से ब्लड दे के आ रहा था, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, उसने कहा भैया कॉटन कर लो और ऐसे जो है हाथ को मोड़ लो, 2-3 मिनट बाद छोड़ देना। तो 4-5 मिनट बाद छोड़ा ऐसे मैंने, तो जैसे छोड़ा उसमें से ब्लीडिंग होने लगी। तुमने कहा तो मुझे डेंगू है, क्योंकि 5 मिनट से मैं बांध के बैठा हूं हाथ को, अब छोड़ दिया तो अब तो क्लॉट हो जाना चाहिए था ना। नहीं हुआ, इसका मतलब कौन कम है? प्लेटलेट्स कम है, थ्रोम्बोसाइट्स मेरे शरीर के अंदर कम है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम था वो क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। अगर आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिले हो रहा है तो बोलो मेरे साथ साथ, आपके शरीर के अंदर किसकी कमी होगी? किसकी कमी नहीं होगी? इधर देखो ध्यान से, किसकी कमी होगी? जल्दी बोलो, किसकी कमी होगी? किसकी कमी होगी? बोलो। कैल्शियम की कमी होगी। और किसकी कमी होगी? देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, कैल्शियम की कमी होगी। और किसकी कमी होगी? जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट फास्ट, तेज 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 से बोलो 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 बोलो। हाँ, कैल्शियम की कमी होगी सर, प्लेटलेट्स कम होंगे सर, और प्रोटीन, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो ये था आपके यहां पे रक्त का थक्का कितनी देर में जनता है? इतनी देर में। अगला पॉइंट, क्लॉट बनते ही ब्लीडिंग रुक जाएगी। रक्त का थक्का बनते ही रक्तस्राव रक्तस्राव रुक जाएगा, रुक रुक जाएगा। यस या नो? बोलो। उसके बाद भी कुछ पीले कलर का, रक्त का थक्का जमने के बाद भी कुछ पीले रंग का पदार्थ पदार्थ रिस रिस कर बाहर आएगा, रिस रिस कर बाहर आएगा। जिससे जिसे सीरम कहेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? जल्दी बोलो, फास्ट, जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। अच्छा, सीरम को सही से अगर पढ़ना हो तो सीरम क्या है? लिख लो, ये पॉइंट जरूर लिखना तुम लोग। सीरम क्या है? रक्त में से निकाल दो क्या? रक्त रक्त कोशिका रक्त कोशिका रक्त में से निकाल दो क्या?
रक्त कोशिका और फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन अगर निकाल दो तो हो जाएगा सीरम। ब्लड माइनस है ना, ब्लड माइनस, ठीक है। दूसरा लिखो, प्लाज्मा में से निकाल दो क्या, फाइब्रिनोजन। मेरे को इंग्लिश आती है, फाइब्रिनोजन। यानी जब कोई तुमसे पूछे क्या है सीरम, तब तुम बोलो रक्त में से रक्त कोशिका और फाइब्रिनोजन के बाद जो बचा वो है सीरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिन निकाल देने वाला है, निकाल दो तो जो द्रव्य बचा वो है सीरम। तो हाथ कटने के बाद और रक्त का थक्का जमने के बाद पीले पीले सब्सटेंस जो आपके शरीर से कटे हुए पार्ट से निकल रहे हैं वो है सीरम। जा रहा हूं मैं सीरम से मिलने, जाओ, ठीक है। तो ये था आपके यहाँ पे क्या, सीरम। ब्लीडिंग टाइम कितना होगा, क्लॉटिंग टाइम, कितनी देर तक ब्लड बहेगा, है ना। कटने के बाद रक्त कितनी देर तक बहेगा, रक्त कितनी देर तक बहेगा। बोलूं, इधर देखो, इधर देख लो ध्यान से, 1 से 7 मिनट। रक्त कितने, कटने के बाद रक्त कितनी देर तक बहेगा। भैया ये था टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। बोलिए जरा, कितने ऐसे प्राणी हैं जिनको ये बात समझ में अभी भी नहीं आई। अगर नहीं आई तो एक बार और लेक्चर को सुन लेना, है ना। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है RH फैक्टर। RH कारक, बोलो कौन प्रस्तुत है, RH फैक्टर। कहते हैं लैंडस्टीनर और वाइनर ने RH फैक्टर की खोज सबसे पहले की थी, और इन्होंने कहा कि ये सबसे पहले रेहिसस बंदर में मिले, रेहिसस बंदर। और रेहिसस बंदर का 2 ही रीजन है, रेहिसस बंदर का 2 रीजन है, अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका और एशिया। सुन रहे सब लोग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार मजेदार पॉइंट है सर जी, बहुत मजेदार मजेदार पॉइंट। इसमें पॉइंट ही तो सुपर चल रहे हैं। चलो अगला पॉइंट लेके आते हैं आपके समक्ष और प्रस्तुत करते हैं सुपर डुपर धाकड़ पॉइंट। सुनिएगा, लगभग 85%, 85%
मनुष्य 85% मनुष्य की प्रजाति 85% मनुष्य की जो प्रजाति है वो RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव है। और इधर सुनना ध्यान से, लगभग 97 लगभग लगभग 97% भारतीय पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या या भारतीय 97% भारतीय भारतीय RH पॉजिटिव हैं। रहीसस बंदर जो है इसको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी। क्या बोलते हैं? ओल्ड, OLD, ओल्ड वर्ड, WORLD, ओल्ड वर्ड मंकी। यानी जो बंदर अफ्रीका और एशिया में पाए जाएंगे, जो प्लांट एशिया और अफ्रीका में पाए जाएंगे, उन्हें ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप या ओल्ड वर्ल्ड मंकी या ओल्ड वर्ल्ड पीपल्स बोला जाता है। क्योंकि हमारी जो आप यहाँ पे प्रजातियां हैं उनके एंसेस्टर बहुत पहले से यहां पे पाए जा रहे हैं, इसलिए ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड वर्ल्ड मंकी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, वरना पॉइंट को मैं आगे लेके चल रहा हूं। है ना? 85% मनुष्य की पॉपुलेशन। उसके बाद ये हुआ RH फैक्टर केवल, इधर देखो ध्यान से, RH फैक्टर फैक्टर केवल केवल बंदरों में और मनुष्य में पाए जाते हैं। बंदरों और मनुष्य में पाए जाते हैं। और एक बात बताएं, RH एक डोमिनेटिंग फैक्टर है ना? RH पॉजिटिव फैक्टर फैक्टर एक एक डोमिनेंट, यानी कि आपके यहां पे प्रभावी लक्षण है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि RH फैक्टर एक प्रभावी लक्षण है, यानी कि अगर RH पॉजिटिव कोई होगा और उसका क्रॉस किसी RH निगेटिव से होगा, तो जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये बात सुनाई देना चाहिए आप सभी लोगों को कि RH पॉजिटिव एक डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट। यानी कि अगर आपका क्रॉस, यानी आप RH पॉजिटिव है, आपकी मैडम जो है वो RH निगेटिव है, तो बच्चा RH पॉजिटिव होगा। अगर आप RH नेगेटिव है, आपकी मैडम RH पॉजिटिव है, तो बच्चा RH पॉजिटिव होगा। यानी अगर मम्मी और मतलब जो मेल और फीमेल में से कोई एक आपके यहां पे क्या RH पॉजिटिव है, तो उनका क्रॉस होने के बाद उनका जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव ही होगा। यानी RH निगेटिव बेबी होने के लिए मम्मी और पापा दोनों का निगेटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। RH निगेटिव होने के लिए मम्मी पापा दोनों का RH निगेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये था आपके यहां पे RH फैक्टर का एक प्रभावी लक्षण। हाँ, बस इतनी सी बात थी, है ना? तो ये था RH पॉजिटिव। आगे भी बढ़ाते हैं पॉइंट को, इधर देखिएगा ध्यान से।
ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट को देख लेते हैं, फटाफट फटाफट नोट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखूं कि ना लिखूं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर शुरू करूंगा तो मुझे अगले पेज पे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रभावी लक्षण है इसके साथ नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं ना। आर एस पॉजिटिव एक प्रभावी लक्षण है। माता ऑब्लिक पिता किसी में आर एस पॉजिटिव बच्चे के आर एस पॉजिटिव होने का कारण बनेगा। तात्पर्य सिर्फ ये है, अगर अगर आर एच निगेटिव बच्चा है तो उसके माता पिता दोनों आर एच निगेटिव होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां खत्म हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि कंडीशंस देख लेते हैं। अगर कंडीशन देख लेते हैं ना, यानी कि अगर, अब सोचो ध्यान से, एक एक करके ध्यान से कंडीशन देखते हैं सारे। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है ना, और फीमेल का ब्लड था आर एच पॉजिटिव और पापा का था आर एच पॉजिटिव, तो अंदर जो बेबी पल रहा है वो कैसा होगा बोलो? आर एच पॉजिटिव। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं कि बच्चा जिंदा है। केस फर्स्ट। प्रथम केस। द्वितीय केस लेते हैं। ये लो प्रेग्नेंट वीमेन, है ना। मदर क्या है? आर एच पॉजिटिव, और पापा ये मेल, ये फीमेल, ये फीमेल, ये मेल, क्रॉस होगा। बच्चा कैसा हुआ? आर एच पॉजिटिव। ये कैसा है आप यहां पे? आर एच निगेटिव। बाप कैसा? आर एच निगेटिव। और क्रॉस करा देते हैं। बेबी कैसा? आर एच पॉजिटिव, क्योंकि मम्मा पापा में से एक कैसा है आप यहां पे? आर एच पॉजिटिव। तो बेबी कैसा? आर एच पॉजिटिव। मदर कैसी? आर एच पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं, मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। ये है दूसरा केस। दूसरा केस, है ना। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ, बढ़ते हैं, जो सबसे खतरनाक केस है। केस नंबर थर्ड, मदर प्रेग्नेंट, है ना। अब क्या हुआ आपके यहां पे? जो बेबी है, पापा आर एच पॉजिटिव, मम्मा आर एच निगेटिव, तो बेटा या बेटी आर एच बेटा या बेटी आर एच पॉजिटिव। अब आर एच पॉजिटिव का बच्चा आर एच निगेटिव वाली मदर के अंदर फैल रहा है,
तो धीरे 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 बच्चे के ऊपर आपके यहाँ पे क्या, इनके इम्यून सिस्टम नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, हावी होना शुरू होंगे। लेकिन जब तक ये इम्यून सिस्टम इनके ऊपर हावी होगा तब तक पहली डिलीवरी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन तब तक आपके यहाँ पे खूब ढेर सारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब अगर दूसरा बेबी इन्होंने सोचा या सोचने की ठानी, तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये दूसरे बेबी को इम्प्लांट होते ही आपके यहाँ पे, जब आपके यहाँ पे दूसरे बेबी को क्या कर देगा, तुरंत किल कर देगा। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे है जो हम लोगों को क्या करना है, देखना है। धीरे धीरे ये बन गया आपके यहाँ पे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीबॉडी किसके अंदर बन गई आपके यहाँ पे, केस थर्ड में। जब मदर क्या थे नेगेटिव और बेटा क्या हो गया आपके यहाँ पे पॉजिटिव, तो उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गई। और लेकिन एंटीबॉडी बनते बनते पहली डिलीवरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे दूसरी डिलीवरी हुई आपके यहाँ पे, दूसरी बार उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे दूसरा बेबी करते हैं, वैसे हो गया उनको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इनके बच्चे को क्या हो गया, ब्लास्टोसिस सिस फीटैलिस। क्या, फीटैलिस, यानी फीटल इनका क्या हो गया, मर गया, फीटैलिस यानी लॉस हो गया फीटस का। तो ये हो गया एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस और बेबी गया मर, है ना। आपने कहा सर, हमने कहा बच्चे, सर कोई वो है, हमने कहा हाँ ऐसा है। अच्छा ये मरेगा क्यों आपके यहाँ पे, हीमोलिटिक डिजीज, इसको क्या हो जाएगी, इसका रक्त जो है, इसके रक्त को जो इसकी इम्यून सिस्टम है ना मदर का, वो तोड़ने लगेगा। तो इसको बोलेंगे हीमोलिटिक डिजीज। क्या बोलेंगे, हीमोलिटिक लिटिक नामक रोग, नामक रोग से मृत्यु हो जाएगी। हीमोलिटिक नामक रोग से क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे, मृत्यु हो जाएगी। हीमो, हाँ सही, हीमोलिटिक रोग से। अच्छा हुआ, अच्छा सुनना ध्यान से। अभी क्या होगा आपके यहाँ पे, इसे बोलेंगे हीमोलिटिक रोग से नवजात की मृत्यु, नवजात की मृत्यु, मृत्यु। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। आपने कहा सर, लेकिन मैं देखता हूं कई लोगों के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद भी। हमने कहा हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग, इधर ध्यान से देखना, एक आता है, एक आता है एंटी आरएच इंजेक्शन, एंटी आरएच इंजेक्शन, या या रोगम, रोगम नामक इंजेक्शन, रोगम नामक इंजेक्शन, एंटी रोगम इंजेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को, है ना। तो ये हुआ आपके यहाँ पे। अगला पॉइंट आपके यहाँ पे, यानी कि अगर किसी भी फीमेल को हम लोग क्या कर दें, अगर हम किसी फीमेल को एंटी रोगम इंजेक्शन दे दें, तो हो सकता है कि सर, तो क्या इसके खिलाफ हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा नहीं बनती है ना, क्या क्या हमने कहा हाँ, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर आरएच के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका का निर्माण नहीं करता, किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका का निर्माण नहीं करता, कोशिका का निर्माण
भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? खत्म। तो अब क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं बताऊं? सुनो ध्यान से सब लोग। अब क्या बोलना चाहता हूं, थैंक यू, आपने इतना शानदार सपोर्ट किया ब्लड के अंदर मुझे, कि मैंने ब्लड को खूब अच्छे तरीके से आपके दिमाग में उतारा, है ना। और अब शुरू करेंगे द हार्ट, इस साहबदी झमाझम वाला चैप्टर। यानी मजा आने आएगा तुम्हें इस चैप्टर में, बता दूं। तो नाम लिखते समय ही थोड़ी इज्जत बख्शना, क्योंकि हार्ट है और इसकी प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है। तो लिखिएगा द हार्ट, हार्ट। तो दिल की सुनेंगे, किसकी? दिल की। अगले लेक्चर में दिल की सुनेंगे। मजा आएगा जब हार्ट के बारे में खूब ढेर सारी बातें होंगी, खूब ढेर सारी। तो उस समय आपको क्लास के अंदर खूब मजा आएगा कि यार क्या चल रहा है भाई सब टॉपिक। एंड आई प्रॉमिस टू यू ओनली 3 लेक्चर, है ना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मचाते रहना, उड़ाते रहना, फोड़ते रहना, तोड़ते रहना। किसको? जूलॉजी के हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को। ख्याल रखो, पढ़ो, पढ़ाओ, लाइफ बनाओ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।